गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सारे अनु भाई की हाल चाल जी। वधिया सारे एकदम तंदुरुस्त हो, फैमिली सारी वधिया है। बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आपकी माताओं का आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं। मुझे और बताओ क्या चाहिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ आज दो लाइनें आप मेरे साथ बोलो सर। बोलोगे? कैपिटल गेन की रिवीजन अभी 2 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। बस अगर दो लाइनें आप मेरे साथ बोल दोगे ना, आज मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और ये लाइनें उन सब बच्चों के लिए जिनको डर लग रहा है कि सर एग्जाम आ रहे हैं, सर कैसे तैयारी करेंगे, माहौल नहीं बन पा रहा, सर बहुत टाइम हो गया, एग्जाम हमें निकालने हैं। ये उन सब बच्चों के लिए एक लाइनें आज हमें बोलनी है सर। और मैं सही बता रहा हूं, मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सर कमाल कर देंगे। मैं कह रहा हूं अगर एक साथ चलेंगे ना, अगर एक साथ चलेंगे, देखना हम कितनी आगे जाएंगे। ठीक है, दो लाइनें मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ बोलेगी और दिल से बोलेगी, देखना कितना मोटिवेशन मिलेगा। बोलोगे? पक्का पक्का। लो जी फिर, 1 2 3 स्टार्ट। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें। बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां तड़क उठें, बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां तड़क उठें। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ओ माय गॉड। साथ चलना सर मेरे, आपको उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां पे सक्सेस मिलती है ना। अगर मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ देगी, आपका मैं साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपसे आगे चलूंगा, आपसे पीछे नहीं चलूंगा। आपसे आगे चलूंगा सर, पीछे नहीं चलूंगा। जब तक आप साथ चलोगे उस टाइम तक चलूंगा। बस आप मेरे साथ चलना, आपको उस मुकाम तक ले जाऊंगा। बच्चा कह रहा है सर आप टेंशन मत लो। अगर आप साथ चलने को तैयार हो ना, अगर आप साथ चलने को तैयार हो, एक बार हाथ रख दो आज ऊपर। एक बार कमिटमेंट कर दो सर, साथ चलेंगे। देख लेना सर, मैं आपको रिवीजन इतनी बढ़िया करवा दूंगा ना, आपकी एक एक दिल की इच्छा पूरी कर दूंगा, एग्जाम क्रैक करवा के मानूंगा आपके। ठीक है जी, चलो जी। इधर सुना ध्यान से। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 29 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। और आज हमें कैपिटल गेन की रिवीजन आज हमें स्टार्ट करनी है। लास्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी के एमसीक्यूज हम सारे कंप्लीट कर चुके थे जी। और काफी सारे बच्चों के 25 में से 25 नंबर में थे, 25 में से 24 नंबर भी थे, और कई नालायक बच्चे ऐसे थे जिनके 25 में से 15 नंबर भी थे। और ये 15 नंबर वाले बच्चे हैं ना, इनके तो मन कर रहा है मैं ऐसे कैमरे के अंदर से ना गाल खींच दूं नालायकों के। मतलब छोटे भाई को ऐसे डांटते ना, इधर आ नालायक इधर आ, वैसे मैं आपको डांटने का मन कर रहा है। 15 नंबर, 15 नंबर थोड़ा होते हैं सर। अगर 15 नंबर हैं तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये रिवीजन चल रही है हमारी, रेगुलर बैच नहीं चल रहा। ये रिवीजन करा रहा हूं जी, मैं ध्यान रखना। अगर 15 नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है जी, मैं पहले ही बोल दूं। हाँ, 20 नंबर आ रहे हैं चलेगा, 24 नंबर हैं कमाल कर दिया, और अगर 25 में से 25 नंबर हैं फिर वाकई ही आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, उस डायरेक्शन में चलते रहो बस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलो इधर सुनना ध्यान से। अच्छा, आज हमें जो रिवीजन स्टार्ट करनी है, हम कैपिटल गेन की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और कैपिटल गेन के साथ हम एक और चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, अदर सोर्स। मतलब कभी हम कैपिटल गेन की रिवीजन करेंगे, कभी हम करेंगे अदर सोर्स की। क्यों? क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक है, ये दोनों चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों चैप्टर को हम एक ही साथ स्टार्ट करेंगे, एक ही साथ खत्म करेंगे, फिर इन दोनों के एमसीक्यूज भी हम एक साथ करेंगे। तो ये लगा लो, आज से हमारा एक तरह से बड़ा चैप्टर रिवाइज होना स्टार्ट हो जा रहा है, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, और फिर लास्ट में हम करेंगे पीजीबीपी। उसके बाद जो भी आपके मिसलिनियस चैप्टर्स होंगे ना, उसकी भी जबरदस्त तरीके से रिवीजन करा दूंगा, उसके भी एमसीक्यूज करवा दूंगा। स्टार्ट करें रिवीजन? पक्का पक्का। चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या हम रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा कह रहा है यस सर, यस सर, यस सर, स्टार्ट कर दो। अब सारे बच्चे शांत हो जाएं जी। आने वाला 1 घंटा बस अब मैं खेलूंगा, आप मेरी बातें सुनोगे। जहां बोलूंगा पार्टिसिपेट करना है वहां पार्टिसिपेट करोगे, जहां बोलूंगा हंसना है वहां हंसोगे, जहां बोलूंगा हंसना नहीं है वहां हंसोगे नहीं। आप 1 घंटा बस मेरी बात मानोगे, ठीक है? इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब जो आज हमें कैपिटल गेन की रिवीजन स्टार्ट करनी है ना, याद करो क्लास में जब हमने कैपिटल गेन का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहां पर मैंने कहा था कि कैपिटल गेन का चैप्टर सेक्शन 45 से लेके 55A तक आपके जितने प्रोविजंस होंगे ना, वो सारे के सारे कैपिटल गेन के होंगे। और हमने सैलरी की रिवीजन कंप्लीट कर ली, हमने हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन कंप्लीट कर ली। ये दोनों हेड कंप्लीट करने के बाद ये पता लग गया कि सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल तब होती है अगर पैसा देने वाला और पैसा लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेगा, तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी।
हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई रेंटल वैल्यू होगी या एनुअल वैल्यू होगी वो इनकम टैक्सेबल होगी, अगर कोई घर सेल करके इनकम आएगी वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। ये सारी बातें भी हमने कंप्लीट कर ली। अब बच्चा ये बात कहता है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, प्रखर। प्रखर, प्रखर का नाम पता नहीं मेरे मुंह पे बार बार क्यों आता है। या तो प्रखर के सारे क्वेश्चन सही होते हैं या प्रखर बहुत ही नालायक बच्चा है। अब मुझे नहीं पता प्रखर का नाम क्यों आता है। अब प्रखर वो आपको पता होगा, अगर आप महान नालायक हो या नालायक हो तो भी आपका नाम आता है, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो भी आपका नाम आता है। इधर सुना ध्यान से, प्रखर ये बात कह रहा है कि सर मुझे ना ये बात समझ में नहीं आ रही भाई कैपिटल गेन में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है भाई कैपिटल गेन में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, वो सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 45(1) के अंदर आती। अब सेक्शन नंबर 45(1) इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन, जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। याद करो हमने क्लास में 45(1) में क्या पढ़ा था कि 45(1) ये बात कहता है कि अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी, नहीं तो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगी। क्या मेरी पूरी क्लास याद करवा सकती है कि 45(1) में क्या लिखा था? 45(1) में लिखा था एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट shall be chargeable to tax under head capital gain in the previous year in which transfer took place। मतलब 45(1) ये बात कहता है कि पहली बात तो इनकम हो, इनकम ट्रांसफर से हो और ट्रांसफर कैपिटल एसेट का हो, उस इनकम पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। बस ये बात ध्यान देना। अब एक बच्चा कहता है यार मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि जब सर कह रहे हैं भाई कैपिटल गेन अगर उस पे लगेगा अगर इनकम होगी ट्रांसफर से, तो ये ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। दूसरा बच्चा कहता है कि तेरे मन में ट्रांसफर का डाउट आ रहा है, मेरे मन में डाउट आ रहा है कैपिटल एसेट क्या होता है। क्योंकि सर ने साफ साफ कहा है कि अगर इनकम कैपिटल एसेट की ट्रांसफर से होगी फिर तो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी, नहीं तो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल ही नहीं होगी। मेरी पूरी क्लास इंटेलिजेंट है सर, सारे बच्चे इंटेलिजेंट मेरे सामने बैठे हैं। चेक करो 45(1) में कहीं ऐसा नहीं लिखा एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एनी एसेट। सर कितना आसान हो जाता, कितना आसान हो जाता अगर लो लिखने वाले ने ये लिख दिया होता एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एनी एसेट। फिर तो मैं कुछ भी सेल करता ना, हर चीज के सेल करने पर कैपिटल गेन लगता। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने कहा हेलो, पहली बात सेल पर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करेगा कि सेल ट्रांसफर में कवर होती है नहीं होती, और एनी एसेट पे कैपिटल गेन लगेगा नहीं लगेगा वो डिपेंड करेगा कि जो तूने एसेट बेची है वो कैपिटल एसेट में कवर होती है नहीं होती। और मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर अगर मेरे हाथ में ये माउस है, मेरे हाथ में ये मोबाइल है, मेरे हाथ में ये पेंसिल है, मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे हाथ में फॉर एग्जांपल मान लो ये कागज का टुकड़ा है, अब ये जितनी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में है क्या इनकी सेल पर कैपिटल गेन लगेगा? गवर्नमेंट कह रही वो तब लगेगा, पहली बात ये सारी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट में कवर होती हो, दूसरी बात अगर सेल ट्रांसफर में कवर होती है तो लगेगा। मतलब पहली बात अब ये समझ लेना सर, जब भी आप कैपिटल गेन की बातें करोगे ना, हर एसेट के बेचने पर कैपिटल गेन नहीं है, कैपिटल एसेट की ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन है। मतलब सबसे पहली बात, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में, सर प्लीज ध्यान सुनना, रिवीजन मैं कराऊंगा बट मैं रिवीजन दौड़ के नहीं कराऊंगा, रिवीजन हम ऐसी करेंगे ताकि आपको ये लगे कि हमने चीजों को समझा भी है, नहीं तो मैं सुपर फास्ट ले जाऊंगा ना, सारा कुछ ब्लैंक हो जाएगा जी। तो प्लीज ध्यान सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे हाथ में माउस है, ये माउस अगर मैंने 100 रुपए का लिया था, एग्जाम्पल के तौर पे ये माउस अगर मैंने 100 रुपए का लिया था और ये माउस मान लो मैंने, क्या नाम आपका, रक्षिता, ये माउस मैंने रक्षिता को मान लो 500 रुपए का बेच दिया। ये माउस मैंने 100 रुपए का लिया था, रक्षिता को मान लो 500 रुपए का बेच दिया, 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब जब ये 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, तो मुझे कोमल ने कहा, कोमल कहती है सर ये 400 रुपए जो होंगे वो तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होंगे ना, क्योंकि आपने एसेट बेची है। हर्षित कहता है कोमल को कि नालायक कैपिटल गेन में टैक्सेबल थोड़ा होंगे, कैपिटल गेन में तब टैक्सेबल होंगे अगर ये माउस जो होगा वो कैपिटल एसेट में कवर होगा और अगर सेल जो होगी वो ट्रांसफर में कवर होगी। अब दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि कैपिटल एसेट में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं और ट्रांसफर में कौन कौन सी एसेट आती है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपके हाथ में कोई भी एसेट हो ना, आपके हाथ में कोई भी एसेट हो, आप उससे क्वेश्चन पूछोगे। आप क्वेश्चन क्या पूछोगे, ए माउस, ए माउस, ए माउस सुन ना, माउस सुन तो सही, क्या तू कैपिटल एसेट है या नहीं है। अब ये माउस कह रहा है मैं क्यों बताऊं कि मैं कैपिटल एसेट हूं या नहीं हूं। मैं कहा अगर आप ये नहीं बताओगे ना कि आप कैपिटल एसेट हो या नहीं हो तो मैं तुम्हारी प्रॉफिट पर कैपिटल गेन कैसे लगाऊंगा। तो जब भी आपके हाथ में कोई भी एसेट होगी और उसको अगर आप ट्रांसफर करोगे ना, तो उससे पूछना कि क्या तुम कैपिटल एसेट में कवर होते हो नहीं होते।
अब जब मैंने इससे पूछा कि तुम कैपिटल एसेट में कवर होते हो या नहीं होते, ये कहता साहब मुझे नहीं पता, उसके लिए आपको सेक्शन 214 के पास जाना पड़ेगा। याद करो क्लास में हमने सेक्शन 214 किया था। सेक्शन 214 इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट एंड सेक्शन 247 इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। अब ट्रांसफर में क्या कवर होगा उसके लिए सेक्शन 247 देखेंगे, और कैपिटल एसेट में क्या कवर होगा उसके लिए सेक्शन 214 देखेंगे। और एक बात और समझ लो जी, एक बात और समझ लो, अगर 45(1) किसी बच्चे ने क्लास में सही ढंग से पढ़ा था, उसको यह बात पता होगी कि कैपिटल गेन की इनकम हमेशा एक्यूरल बेस पे टैक्सेबल होती है, कैश बेस पे टैक्सेबल नहीं होती। चेक करो 45(1) में क्या लिखा है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो कैपिटल गेन की इनकम उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करोगे। मतलब पैसा कब आएगा मैटर वो करता ही नहीं है सर, पैसा कब आएगा मैटर वो करता ही नहीं है, जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे ना टैक्सेबिलिटी उस साल में होगी। मेरा क्वेश्चन है, क्या नाम है आपका, दृष्टि। मेरा क्वेश्चन है दृष्टि से, दृष्टि एक बात बताओ, मान लो आपने एक एसेट ट्रांसफर की है, 2019 में आपने एसेट ट्रांसफर की। अब अगर 19 में आपने एसेट ट्रांसफर की ना, तो आपने कहा जी मेरे पास ना पैसा नहीं है, मैं पैसा आपको 2021 में दूंगा। अब मैंने एसेट बेची 19 में, पैसा आया 21 में, तो कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी 19 में करूंगा या 21 में करूंगा, फटाफट से बोलना। 45(1) ये बात कहता है कि टैक्सेबिलिटी जो होगी ना वो 2019 में होगी, 21 में नहीं होगी। सर 45(1) चिल्ला चिल्ला के बात कह रहे हैं, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। मतलब जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे उस ईयर में इनकम टैक्सेबल होगी, पैसा कब आएगा मैटर वो नहीं करता। तो मेरे बच्चों, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे मेहरून, मेरे बैंगनी कलर के प्यारे प्यारे बच्चों, बस इतनी बात ध्यान देना, कैपिटल गेन में जब भी इनकम टैक्सेबल करनी होगी, तीन बातें अपने दिमाग में लेकर चलना। पहली बात इनकम हो, दूसरी बात इनकम सेल से हो। बहुत बढ़िया, ऐसे नालायक बच्चे भगवान मुझे हर बैच के अंदर देना, मेरी यूट्यूब फैमिली पूरी नालायक है। इनकम सेल से हो या ट्रांसफर से हो, ट्रांसफर से, और ट्रांसफर किसका हो, एनी एसेट या कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट। तो अब हमें दो चीजें पढ़नी है जी, हमें दो चीजें रिवाइज करनी है, एक तो ट्रांसफर में क्या आएगा और एक कैपिटल एसेट में क्या आएगा। सबसे पहले देखने जा रहे हैं जी हम कैपिटल एसेट में क्या आएगा। जब मैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के पास गया तो सेक्शन 214 था, उसमें लिखा था कैपिटल एसेट मींस, और ये मींस का मतलब अब मुझे दोबारा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच के होंगे या कहीं से भी पढ़े होंगे उनको पता होगा, मींस का मतलब होता है एग्जॉस्टिव। मींस का मतलब होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मींस क्या होता है कि कैपिटल एसेट में यही एसेट्स कवर होंगी जो यहां पे होंगी, और कोई भी एसेट कैपिटल एसेट में कवर नहीं होगी। इट मींस कहना पता क्या चाह रहा हूं, अगर ये माउस है, अगर ये माउस है, ये माउस मेरे हाथ में है, ये मोबाइल मेरे हाथ में है, मैंने इनसे पूछा, मैं कहा ये माउस, ये मोबाइल, सुनना क्या तुम कैपिटल एसेट में कवर हो गए? इसने कहा 214 में देख लो। जब मैंने 214 की लिस्ट चेक की ना, जब मैंने 214 की लिस्ट चेक की, मान लो माउस और मोबाइल उस 214 में कवर नहीं है, और अगर ये दोनों 214 में कवर नहीं है तो गवर्नमेंट कह रही है फिर ये कैपिटल एसेट में कवर हो ही नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल एसेट मींस वर्ड लिखा है, इंक्लूड्स वर्ड नहीं लिखा। सर ये कहना क्या चाह रहे हो, मतलब एक बार दोबारा बोलना, अगर यहाँ पे इंक्लूड्स वर्ड्स होता तो क्या होता, अगर इंक्लूड्स वर्ड्स होता और अगर उस लिस्ट में ये दोनों कवर ना होते फिर भी मैं इन्हें कवर कर सकता था, क्योंकि डेफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड आ जाता। और ये सारी बात हमने क्लास में डिस्कस की है कि इंक्लूड्स का मतलब होता है इंक्लूसिव और मींस का मतलब एग्जॉस्टिव होता है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, मींस, तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव नहीं है। अब एक बार चेक करो जी, कैपिटल एसेट में दो क्लोज हमने क्लास में किए थे, एक तो क्लोज नंबर ए और एक क्लोज नंबर बी। पहले हम क्लोज नंबर ए देखेंगे, फिर हम क्लोज नंबर बी के पास आएंगे। क्लोज नंबर ए ये बात कहता है, क्लोज नंबर ए कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो, हर तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। याद करो मैंने क्लास में कहा था, जब हमने क्लास में कैपिटल गेन का चैप्टर किया था, मैंने वहां पर भी कहा था कि जब सेक्शन 214 हमने पढ़ा था ना, 214 की लाइन जब हमने पढ़ी थी कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट में कवर हो जाएगी, तो मैंने कहा था प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। सर अगर मैं इस लाइन को पढ़ूं, ये क्या कह रहा है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल सेट है, मतलब अगर मैं इसको पढ़ के चलूंगा ना तो मेरे हाथ में कोई भी प्रॉपर्टी होगी, हर प्रॉपर्टी कैपिटल सेट में कवर हो जाएगी। मतलब ये पेन भी कैपिटल सेट है, ये माउस भी है, ये मोबाइल भी है, ये पेंसिल भी है, ये कागज भी है, ये पैनल भी है, ये सब कुछ है, ये कैमरा भी है, ये एसी भी है, ये लाइट भी है, सब कुछ कैपिटल सेट है।
बट अगर ये सारी चीजें कैपिटल एसेट में कवर हो जाएंगी तो प्रॉब्लम क्या आएंगी? प्रॉब्लम ये निकल के आएंगी कि जिनका बिजनेस ही इनकी सेल परचेज का है, उनके हाथ में तो प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड होती है, अगर मैं कैपिटल एसेट मान लूंगा तो डबल टैक्स लग जाएगा। अब बच्चा है, क्या नाम है, वंदना। अब वंदना के फादर कहते कि सर मेरा काम तो मोबाइल की सेल परचेज करने का है, मोबाइल मेरे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है, उस पर बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होती है, आप कह रहे मोबाइल कैपिटल सेट भी है। ठीक है जी। अब दूसरा रिया है, एक बच्ची रिया है, रिया के फादर कहते सर मेरा काम इसका माउस का है, और माउस मेरे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है, इस पे बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होती है, कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा, डबल टैक्स लगेगा, बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं कहा अंकल टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, 214 में लिखा है कि आपके हाथ में कोई भी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, वो कैपिटल एसेट में कवर होगी, बट कुछ एसेट्स को छोड़ के। और सबसे पहले इन्होंने क्या बाहर निकाल दिया, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब अगर आपका बिजनेस ही उस चीज में डीलिंग करना है तो वो कैपिटल एसेट में कवर नहीं होगा। याद करो मैंने क्लास में इसका लॉजिक आपको दिया था कि डबल टैक्स ना लगे, इसलिए गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया। फिर सेकंड गवर्नमेंट क्या बाहर निकाल रही है, पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू मूवेबल प्रॉपर्टी। लो जी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, गवर्नमेंट कह रही है वो भी कैपिटल सेट में कवर नहीं होगी। मतलब पता कह रही, मतलब क्या है, ये मोबाइल ये कैपिटल सेट नहीं है जी, ये मोबाइल कैपिटल एसेट नहीं है। अगर मेरे हाथ में वॉच है, वॉच कैपिटल सेट नहीं है, मेरे घर का फर्नीचर कैपिटल सेट नहीं है, एलईडी कैपिटल सेट नहीं है, घर का एसी कैपिटल सेट नहीं है, घर का फ्रिज कैपिटल सेट नहीं है, घर का वॉशिंग मशीन कैपिटल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट ए कैपिटल एसेट बट डज नॉट इंक्लूड। मतलब वैसे कोई तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी है, अगर मूवेबल है वो कैपिटल एसेट नहीं है, बट अगर वो इसमें कवर हो जाएगी, चाहे पर्सनल ही क्यों ना हो, फिर भी वो कैपिटल एसेट बन जाएगी। और फटाफट से पूरी क्लास, हाँ जी पूरी क्लास एनर्जी के साथ बोल दे रही, ऐसी कौन कौन सी पर्सनल प्रॉपर्टी थी जो मूवेबल थी, जिसको फिर भी हमने कैपिटल एसेट बोल दिया। याद करो क्लास सर, याद करो बचपन के दिन थे जब हमने कैपिटल गेन का चैप्टर किया था, उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने, जल्दी बोलो हमने क्या क्या पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भैया पहली बात तो ज्वेलरी, ज्वेलरी हो गया, उसके बाद ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब पुराने जमाने के सिक्के ओल्ड कॉइन्स हो गया, फिर आपका ड्राइंग्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, एनी वर्क ऑफ आर्ट हो गया। ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको कैपिटल एसेट माना ही जाएगा, चाहे पर्सनल हो और मूवेबल हो। इसका लॉजिक क्या था वो क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, अब मैं लॉजिक में नहीं आ रहा। बस इतना ध्यान दो रिवीजन क्लास पर्पस के लिए कि भैया वैसे तो पर्सनल और मूवेबल कैपिटल एसेट नहीं होते, कुछ प्रॉपर्टी को छोड़ के। और एक बात और ध्यान देना जी, ज्वेलरी में गोल्ड की ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी दोनों कवर होंगी, बट सिल्वर यूटेंसिल्स को छोड़ के। मतलब चांदी के बर्तन जिसमें आप खाना खा सकते हो इन फॉर्म ऑफ थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, वो कैपिटल एसेट में कवर नहीं होंगे, उनको बेचने पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद जी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पुराने जमाने के सिक्के। याद करो मैंने क्लास में कहा था 1 आना हो गया, 2 आना हो गया, 4 आना, 8 आना, जो पुराने जमाने के सिक्के हैं उनकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो कैपिटल एसेट है। ड्रॉइंग्स और पेंटिंग सर, आपके आप में से इतने सारे बच्चे हैं, इवन कमाल की बात देखो यूट्यूब वाले बच्चे हैं जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी प्यारी मेरी ड्राइंग बना के भेजी है, प्यारी प्यारी पेंटिंग मुझे बना के भेजी है मेरी, जो मैंने अपने रूम के अंदर लगाई हुई है। तो अब सोच के बोलना, अब अगर ड्राइंग और पेंटिंग है उसमें क्या है, स्किल ही तो है। अब क्या वो ड्राइंग पेंटिंग कॉस्टली नहीं बिकती सर, बहुत कॉस्टली बिकती है। आपने कभी नाम सुना हो एम एफ हुसैन, एम एफ हुसैन बहुत बड़े पेंटर हैं, उनकी पेंटिंग बहुत कॉस्टली बिकती है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो कैपिटल एसेट है, उस पर कैपिटल गेन की बातें हो सकती है। उसके बाद जी स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स क्या होते हैं, याद करो मैंने क्लास में कहा था जो ऐसे करके मूर्तियां होती है ना, आपने कई बार देखा होगा वो ऐसे टेढ़ी से करके मूर्तियां खड़ी होती हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्कल्पचर्स मतलब जो मूर्तियां होती हैं वो भी पुराने जमाने की मूर्तियां जो होती हैं वो कैपिटल सेट होंगी। और एनी वर्क ऑफ आर्ट, आपकी कला से किया गया कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफी हो गया, डिजाइनिंग हो गया, वो भी सब कैपिटल एसेट में कवर होगा, उस पर भी कैपिटल गेन की बातें होंगी। तो पूरी क्लास मुझे बोल दे रही कैपिटल एसेट में क्या क्या आ गया जी, कैपिटल एसेट में क्या क्या आ गया। पहली बात, आपके हाथ में कोई भी प्रॉपर्टी है वो हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट में कवर होगी, कुछ को छोड़ के। क्या बाहर निकाल दिया, जल्दी बोलो क्या बाहर निकाल दिया, स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा क्या बाहर निकाला, पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी, बट कुछ को छोड़ के। कौन कौन सी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, इनको छोड़ के जो भी पर्सनल और मूवेबल होंगे वो कैपिटल एसेट में कवर नहीं होंगे। फिर तीसरा गवर्नमेंट ने बाहर निकाला, तीसरा गवर्नमेंट कह रही है जी एग्रीकल्चर लैंड। इसको थोड़ा ध्यान से समझना जी, यहां पे बच्चा गलती करता है और मैं नहीं चाहता कि आप यहां पे गलती करो।
तीसरा गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है, वो कैपिटल एसेट में कवर नहीं होगी, बट कुछ केसेस में वो एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट में कवर हो जाएगी। मतलब वैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, बट अगर वो नीचे दिए गए दो में से किसी भी एक केस में कवर होगी तो वो कैपिटल एसेट में कवर हो जाएगी। अब बच्चा ये बात कहता है, सर ऐसे कौन कौन से दो केस दिए हैं कि जिनमें अगर मेरी एग्रीकल्चर लैंड आ जाती है तो वो कैपिटल एसेट में कवर हो जाएगी। सबसे पहला केस ये है, सबसे पहला केस ये निकल के आ रहा है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड आपकी ऐसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर आ रही है, अगर आप बातचीत करोगे ना सर, कैपिटल गेन ऊपर से उड़ जाएगा। और मैं सही बता रहा हूं सर, बहुत अटेम्प्ट हो गए, कैपिटल गेन सही ढंग से नहीं बन रहा एग्जाम में। अगर एग्जामिनर ने कैपिटल गेन पे एक बार नजर डाल ली, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, ऐसे ऐसे बनाएगा, आप कहोगे सर चैप्टर क्वेश्चन कहां से आ गए। और वो सोल्व ही तब होंगे जब अपने रिवीजन क्लास और रेगुलर बैच में सही ढंग से पढ़ा होगा। क्योंकि ना बच्चा कैपिटल गेन, अदर सोर्स, पीजीपी को लाइटली लेता, करता ही नहीं है, कहता मैं नहीं करूंगा। और सर इन तीनों चैप्टर में ऐसी कैपेबिलिटी है कि आपके 40 से 45 क्वेश्चन इन तीनों के अंदर से ही बन सकते हैं। इतने सारे प्रोविजन है, इतना वो घुमा देगा, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे अगर आप प्रोविजन सही ढंग से नहीं पढ़ोगे। तो प्लीज मैं कह रहा हूं बातचीत ना करो सर, ये आपके भले की ही बातें हो रही हैं। इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड आपकी ऐसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर आ रही है जिस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड आपकी एसेट बन जाएगी। वैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, बट हम एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट मान लेंगे कब, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड ऐसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर आ रही है जिस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर होगी, तो इट इज ए कैपिटल एसेट। एक बार चेक करो, देखो जी, मान लो एक ये म्युनिसिपैलिटी है, उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर है, उसके बीच में अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, देखो मैंने क्या लिखा, एग्रीकल्चर लैंड म्युनिसिपैलिटी के अंदर है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर है, इट इज ए कैपिटल एसेट। अब एक बच्चा कहता है सर मान लो अगर एक एग्रीकल्चर लैंड है इस म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है, भाई इस म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, वो पॉइंट नंबर 1 में कवर नहीं होगी, बट पॉइंट नंबर 2 में कवर हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 में कवर नहीं होगी बट पॉइंट नंबर 2 में कवर हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड आपकी म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड आपकी म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है, बट इस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 2 किलोमीटर में आ रही है, विद इन 6 किलोमीटर में आ रही है और विद इन 8 किलोमीटर में आ रही है, फिर भी वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बन सकती है, बट पॉपुलेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पॉपुलेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 किलोमीटर में आ रही है और पॉपुलेशन उस 2 किलोमीटर की 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक है, इट इज ए कैपिटल एसेट। अगर एग्रीकल्चर लैंड विद इन 6 किलोमीटर में आ रही है, अगर एग्रीकल्चर लैंड विद इन 6 किलोमीटर में आ रही है और पॉपुलेशन आपकी 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, इट इज ए कैपिटल एसेट। अगर एग्रीकल्चर लैंड आपकी विद इन 8 किलोमीटर में आ रही है, किस में आ रही है, विद इन 8 किलोमीटर में आ रही है और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, इट इज ए कैपिटल एसेट, बट अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर में आ रही है देन नॉट ए कैपिटल एसेट। तो मतलब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है जी, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि एक एग्रीकल्चर लैंड आपकी कैपिटल एसेट तभी बन सकती है अगर वो या तो विद इन 2 में आ रही हो, या विद इन 6 में आ रही हो, या विद इन 8 में आ रही हो और पॉपुलेशन वाली कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रही हो, तब तो वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब बच्चा कहता है सर इसमें से ना एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं और वो ना फिर हमसे समझ नहीं आते, तो क्या हमें कुछ क्वेश्चन आप करवा दोगे? एमसीक्यूज में तो करेंगे। आज मैं आपको घर से 10 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा इसी पॉइंट के, 10 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, इसी पॉइंट के होमवर्क दूंगा, और मैं सिर्फ प्रोविजन समझाऊंगा, एक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ दूंगा होमवर्क, ताकि मैं ये देखना चाहता हूं कि जो आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा है और रिवीजन क्लास में प्रोविजन पढ़ने के बाद आप कितने क्वेश्चन सही करके आते हो। और घबराना मत सर, ये मत घबराना कि सर 10 क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो अगली क्लास में मुझे करवाने हैं, आराम से कराऊंगा, बढ़िया से कराऊंगा। पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी यूट्यूब फैमिली के कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना कराए मेरे घर से करके आते हैं और कितने उनके सही होते हैं। तो क्लास के एंड में
क्लास के एंड में, आज की रिवीजन क्लास के एंड में 10 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। एक बार दोबारा प्रोविजन रिवाइज करा रहा हूं, माइंड में डाल लेना प्रोविजन, क्योंकि मुझे पता है कि 10 में से 10 बहुत कम बच्चों के सही होंगे। सही बता रहा हूं सर, अगर 10 में 10 सही हो जाते हैं तो ये लगा लो कैपिटल गेन में आप मार नहीं खाओगे जी। अगर 10 में से 8 भी सही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर 10 में से 5 ही सही हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है जी। इधर सुना ध्यान से, एक बार मैं दोबारा बोल दूं जी। तीसरा पॉइंट ये बात कहना चाह रहा है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ बोले जी, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ बोले, अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो क्या वो कैपिटल एसेट बनेगी? नहीं बनेगी। बस ऐसे बोलो, नहीं बनेगी। एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है, क्या वो कैपिटल एसेट बनेगी? आंसर इज नो, नहीं बनेगी। बट वो एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट बन सकती है। मेरे पीछे बोलो ना, क्या मेरे पीछे बोलो, वो एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट बन सकती है। कब बन सकती है? अगर वो नीचे दिए गए दो में से किसी भी एक केस में कवर हो जाती है। सबसे पहला केस ये है कि मान लो एक म्युनिसिपैलिटी है, फॉर एग्जांपल हरियाणा की म्युनिसिपैलिटी है, और अगर म्युनिसिपैलिटी मान लो हरियाणा की है, उसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर है, और उस म्युनिसिपैलिटी में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड आ रही है, इट इज ए कैपिटल एसेट। बट ऐसी म्युनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, उसमें कोई एग्रीकल्चर लैंड आ रही हो, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। क्योंकि अगर म्युनिसिपैलिटी के अंदर है, वो कैपिटल एसेट तभी बनेगी अगर उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर की होगी। एक बच्चा कहता है सर, एक म्युनिसिपैलिटी है, उसकी पॉपुलेशन 1 लाख है, बट उस म्युनिसिपैलिटी में एग्रीकल्चर लैंड नहीं आ रही, उस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 1 किलोमीटर में आ रही है, विद इन 4 में आ रही है, विद इन 7 में आ रही है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट कह रही उसका काम भी हमारे पास है, सेकंड पॉइंट में उसका सोल्यूशन भी है। सेकंड पॉइंट ये बात कहता है कि अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है, उसके विद इन 2 किलोमीटर में है, अब अगर उस म्युनिसिपैलिटी के, जिस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 है उससे ऊपर है, अगर उस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 2 किलोमीटर में है और उस 2 किलोमीटर की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड इट इज ए कैपिटल एसेट। अगर वो उस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 6 किलोमीटर में है और इसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है, इट इज ए कैपिटल एसेट। और अगर वो उस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 8 किलोमीटर में है और इसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, इट इज ए कैपिटल एसेट। और अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर में होगी, नॉट ए कैपिटल एसेट। अब मुझे पता था ये डाउट जरूर आएगा। कोमल का डाउट ये आ गया, कोमल कहती सर अगर एग्रीकल्चर लैंड मेरी फॉरेन कंट्री में होगी तो क्या होगा? अगर मेरी फॉरेन कंट्री में होगी तो क्या होगा? अब विनय कहता है कोमल कि ये बात तो सर ने क्लास में भी कराई थी, अगर फॉरेन कंट्री में होगी और वो कहीं पर भी होगी, ऑलवेज ए कैपिटल एसेट, उस केस में तो हमें कुछ चेक ही नहीं करना। देखो मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है जी, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री इज ऑलवेज ए कैपिटल एसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट ऑफ एनी पॉपुलेशन एंड म्युनिसिपैलिटी। वो कहीं पर भी हो, किसी म्युनिसिपैलिटी में हो, पॉपुलेशन कितनी भी हो, चेक ही नहीं करेंगे, फॉरेन कंट्री में है, ऑलवेज ए कैपिटल एसेट। लोरी अब जाके एग्रीकल्चर लैंड वाला हमारा पॉइंट खत्म हो गया। और फिर फोर्थ ऐसी कौन सी है जी जिसको हम एसेट नहीं मान रहे? फोर्थ है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। याद करो क्लास में हमने क्या था, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। अगर कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट है या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं, उनको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। लो जी, इन चारों एसेट्स को छोड़ के आपके हाथ में कुछ भी है वो सब कैपिटल एसेट है। इन चारों एसेट्स को छोड़ के आपके हाथ में कुछ भी है वो सब कैपिटल सेट है, बस ये बात ध्यान देना। तो मुझे फटाफट से पूरी क्लास जी अलर्ट हो जाएगी, सीधे बैठो, जल्दी सीधे बैठो, फटाफट से एक बार 2 मिनट में रिवीजन करा दो रही। चैप्टर हमने रिवाइज करना स्टार्ट कौन सा किया है? जल्दी बोलो, चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया है? कैपिटल गेन। स्टार्ट कहां से होगा? 45, खत्म कहां पर होगा? 55A। 45 से लेके 55A तक जो प्रोविजन होंगे वो सारे कैपिटल गेन के होंगे। सबसे पहला सेक्शन कौन सा किया? 45(1). हेडिंग क्या है? चार्जिंग सेक्शन। कितनी कंडीशन है? 3। पहली कंडीशन बोलते रहो सर, पहली कंडीशन इनकम हो, किससे हो? ट्रांसफर से। किसकी ट्रांसफर? कैपिटल एसेट की। अगर इनकम होगी कैपिटल एसेट की ट्रांसफर से होगी, उस इनकम पे कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करोगे। पैसा कब आएगा मैटर वो नहीं करता। माइंड में 2 क्वेश्चन आए, कैपिटल एसेट में क्या आएगा, ट्रांसफर में क्या आएगा। सेक्शन 214 के पास गया कैपिटल एसेट। पहली बात ये बताओ, डेफिनेशन इंक्लूसिव है एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव है। कितने क्लोज हैं? 2। क्लोज नंबर ए, क्लोज नंबर बी। क्लोज नंबर ए में क्या लिखा कि आपके हाथ में, क्लोज नंबर ए ने लिखा आपके हाथ में कुछ भी है, आपके हाथ में कोई भी प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट बनेगी, कुछ को छोड़ के। फटाफट से बोलो क्या क्या बाहर निकाल दिया, जल्दी बोलो क्या क्या बाहर निकाल दिया। स्टॉक इन ट्रेड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड। अगला ज्वेलरी,
क्या ज्वेलरी बाहर निकाल दी या ज्वेलरी पे कैपिटल गेन लगेगा? ज्वेलरी पे लगेगा, तो बाहर क्या निकाला? पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। बट पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी सारी नहीं, कुछ को छोड़ के। अब बोलो किसको छोड़ के? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, उसके बाद ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, इन 6 चीजों पर कैपिटल गेन लगेगा, चाहे पर्सनल यूज ही क्यों ना कर रहे हो। बट सिल्वर यूटेंसिल्स पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर एग्रीकल्चर लैंड जी, एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बट एग्रीकल्चर लैंड को भी हम कैपिटल एसेट मान लेंगे अगर दो में से किसी भी एक केस में कवर हो जाती है। पहला केस क्या है? अगर एग्रीकल्चर लैंड ऐसी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आ रही है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर है, इट इज ए कैपिटल एसेट। अगर वो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर नहीं आ रही, जल्दी बोलो, उसके विद इन 2, विद इन 6, विद इन 8 में कवर हो रही है, तो भी वो कैपिटल एसेट बन सकती है। विद इन 2 में मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, विद इन 6 के लिए मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, विद इन 8 के लिए मोर देन 10 लाख, और अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर होगा तो नॉट ए कैपिटल एसेट, और अगर फॉरेन कंट्री में होगा तो ऑलवेज ए कैपिटल एसेट। और लास्ट मैंने क्या बोला? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, इनको भी हम कैपिटल एसेट से बाहर निकाल देंगे, इनकी सेल पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लो जी, अब जाके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हमने रिवाइज कर ली अच्छे से। चलो जी, अब ये तो रिवाइज हो गई है। अब अगला केस आता है भाई, ट्रांसफर किसे कहते हैं? क्योंकि ये तो पता लगे ट्रांसफर में क्या आएगा। तो गवर्नमेंट कहती है देखो जी, ट्रांसफर की डेफिनेशन जो है ना, ट्रांसफर की डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। यहां पे लिखा है ट्रांसफर इंक्लूड्स। अब ट्रांसफर में मेरी पूरी क्लास बोलेगी जी, अब आप इंटेलिजेंट हो, ट्रांसफर में यही कवर होगा ये बता रहे हैं, या ट्रांसफर में ये भी कवर होगा ये बता रहे हैं? जल्दी बोलो यार, ट्रांसफर में ये ही कवर होगा ये बता रहे हैं, या ये भी कवर होगा? ये भी कवर होगा, इंक्लूड्स है। सर कैपिटल एसेट मींस था और ट्रांसफर इंक्लूड्स है। अच्छा, कैपिटल एसेट में ना एक क्लोज नंबर बी भी रह गया, क्लोज नंबर बी भी साथ में कर लो। क्लोज नंबर बी तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में कोई भी सिक्योरिटी होगी वो हमेशा ही कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अब ये ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया? याद करो, मैंने कहा था एफआईआईज कौन होते हैं? जो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हम चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते रहें, उन्हें नुकसान ना हो, इसलिए मैंने आपको लॉजिक समझाया था क्लास में, इसलिए गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लेके आई थी। और सिंपल से एक लाइन लिखती कि एफआईआईज के हाथ में कोई भी सिक्योरिटी होगी, हर केस में हम कैपिटल एसेट ही ट्रीट करेंगे, उनके हाथ में कैपिटल गेन ही लगेगा। तो बस इतनी बात ध्यान देना कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑलवेज ए कैपिटल एसेट, डिवेंचर्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑलवेज ए कैपिटल एसेट। मतलब कोई भी सिक्योरिटी हो, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, अगर इन्होंने होल्ड की है, अगर होल्ड की है, अगर वो होल्ड की है तो क्या बन जाएगी? कैपिटल एसेट। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है नहीं? अब आ जाओ जी ट्रांसफर की डेफिनेशन पे। अब एक बार ट्रांसफर में देखो जी, ट्रांसफर इंक्लूड्स क्या क्या आएगा जी? ट्रांसफर, सेल, पहला आ रहा है सेल। अब फटाफट से मुझे बोल देना, क्या सेल ही ट्रांसफर है या सेल भी ट्रांसफर है? जल्दी बोलो, क्या सेल ही ट्रांसफर है या सेल भी ट्रांसफर है? सेल भी ट्रांसफर है, मतलब सेल एक ट्रांसफर का पार्ट है। और क्या आएगा जी? सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया। एक बच्चा कहता है सर अपना मोबाइल दे दो और मेरा मोबाइल ले लो, अपना मोबाइल दे दो मेरा मोबाइल ले लो। मैंने कहा ये लो यार, यार तुम भी कैसी कैसी बातें करते हो, एक मिनट रुको, ये लो मोबाइल ले लो। और ये मोबाइल तो लो, साथ में ऐसा करो, एक मिनट रुको यार, ये 500 रुपए का नोट भी ले लो जी, ये लो, लो भाई जल्दी पकड़ो फटाफट से, जल्दी। नालायक बच्चा खींच रहा है, इधर देखो ध्यान से, कहीं लैपटॉप मत तोड़ देना अपना। बच्चा का मेरे को 500 का नोट दे दो मेरे को, हद हो गई नालायक बच्चा। वो कहीं लैपटॉप या मोबाइल मत तोड़ देना। हाँ इधर देखो ध्यान से, कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे ही आपको कैमरे से पकड़ा रहा हूँ। ये लो मोबाइल भी ले लो और 500 रुपए का नोट भी ले लो, और मुझे साथ में ऐसा करो, अपना मोबाइल दे दो या अपनी गोल्ड की रिंग दे दो। अब सोच के बोलना, मैंने आपको कैपिटल एसेट दी, वैसे मोबाइल कैपिटल एसेट नहीं है, वैसे मोबाइल कैपिटल एसेट नहीं है क्योंकि मेरा पर्सनल है, बट मान लो ये कैपिटल एसेट है। मैंने कैपिटल एसेट दी और बदले में आपने दूसरी कैपिटल एसेट दी, क्या हो गया? सेल या एक्सचेंज। एक्सचेंज गवर्नमेंट कहती है कैपिटल गेन लगेगा। सर एक्सचेंज वाले केस में कैपिटल गेन निकालेंगे कैसे? उसकी आप टेंशन मत लो, कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे उसको हम रिवाइज कर लेंगे, बट अभी इतना समझो, एक्सचेंज वाले केस में कैपिटल गेन लगेगा। उसके बाद जी एक्सचेंज हो गया, अगला आ रहा है जी रिलिंकिशमेंट। रिलिंकिशमेंट क्या होता है जी? रिलिंकिशमेंट होता है अगर किसी प्रॉपर्टी पर आपका राइट है और वो राइट आपने छोड़ दिया, आपने कहा जी मैं राइट सैक्रिफाइस कर रहा हूं, रिलिंकिशमेंट वो भी एक ट्रांसफर है। एक्सटिंग्विशमेंट, किसी एसेट पर आपका राइट था वो राइट खत्म हो गया, जैसे
याद करो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर 5 साल के बाद रिडीम हो गए। अब जब प्रेफरेंस शेयर 5 साल के बाद रिडीम हुए तो 5 साल के बाद क्या उस प्रेफरेंस शेयर पर मेरा कोई भी राइट है? आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट कहती है जो आपका राइट खत्म हो गया ना, दैट इज एक्सटिंग्विशमेंट, इसे ट्रांसफर। उसके बाद कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। इट मीन अगर कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने मेरी कंपल्सरी एक्वायर कर ली है ना, वो भी ट्रांसफर में कवर हो जाएगी। अब बच्चा ये बात कहता है सर क्या गवर्नमेंट कभी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? आज जो नोएडा है, आज जो गुड़गांव है, इसमें आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने क्या की है? कंपल्सरी एक्वायर की है। और अब अगर कोई बच्चा सर दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के पास रहता है, या अगर यूपी के अंदर भी है, अगर आपने कभी नोएडा देखा हो, ग्रेटर नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया, आप चेक करो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहां बन चुकी है। ये सारी की सारी पहले कुछ साल पहले ये सारी की सारी एग्रीकल्चर लैंड थी। ये सारी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर की है, जिसपे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मेरा घर जो है ना, मेरा घर जो है ये नोएडा में है। प्लीज ध्यान सुनना चाहिए, 2 मिनट ध्यान सुन लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आप गलती करके आओगे, गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा घर जो है, मान लो ये घर जो है ना, ये घर मेरा नोएडा में है, मान लो घर मेरा नोएडा में है। अब अगर घर मेरा नोएडा में है तो अभी वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, सारे घर बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज से 5 साल के बाद ना गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आ गया कि इस एरिया में हमें मेट्रो बनानी है, यहां पे हम मेट्रो चलाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर हमारे पास आएंगे क्या? ये घर खाली खाली करवाने के लिए। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि सर ना ये ना घर हमें चाहिए। तो मैंने कहा घर चाहिए मतलब मुझे नहीं घर बेचना भैया, भाई मेरी छोटी छोटी वाइफ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे घर बेचना ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा सड़कों के ऊपर। उसने कहा नहीं नहीं सर ये ना हमें घर चाहिए, ये घर हमें लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा घर लेना पड़ेगा जबरदस्ती थोड़ा यार। मैं कहा घर मेरे को 5 साल हो गए रहते हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घर बेचना ही नहीं है। अब गवर्नमेंट को आ गया गुस्सा। गवर्नमेंट का विवेक देख प्यार से मान रहे अच्छी बात है, नहीं तो हम इस घर को कंपल्सरी एक्वायर कर लेंगे। मतलब या तो तू घर बेच दे, अगर तू सेल कर देगा तो सेल वाले पॉइंट में कवर हो जाएगा। अगर तू सेल नहीं कर रहा और हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, हमें जबरदस्ती तेरा घर एक्वायर करना पड़ेगा, तो फिर हम इस पॉइंट में कवर हो जाएंगे। अब मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि गवर्नमेंट एक बात बताओ, इतना तुम गुस्सा हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? भाई तुम्हें करना क्या है मेरे घर का? मेरे को दिक्कत ही नहीं है। गवर्नमेंट कह रही भैया हमें तेरे घर का कुछ नहीं करना, ये जितने इस एरिया में सारे घर हैं ये सारे अभी टूट जाएंगे। मैं कहा टूट जाएंगे मतलब कर क्या रहे हो? कह रहे यहाँ पे मेट्रो बनानी है, इसलिए हमें तेरा घर चाहिए। मैं कहा यार तुम्हें मेट्रो बनानी तो मेट्रो बना लो ना। मैं कहा तुम मेट्रो बनाओ अपनी, जब तुम्हारी मेट्रो आएगी मैं गेट खोल दूंगा, जब मेट्रो जाएगी मैं गेट बंद कर दूंगा। गवर्नमेंट कह रही है यार विवेक कैसी कैसी बात कर रहा है, मेट्रो आएगी गेट खोल दूंगा, मेट्रो आएगी, कोई मेट्रो कोई छोटी सी गाड़ी थोड़ा, इतनी बड़ी मेट्रो है नालायक, तेरे घर में कहां से घुस जाएगी? मैंने कहा हाँ बात तो सही है। कह रहे इसलिए कह रहे हैं तेरा घर हमें एक्वायर करना पड़ेगा, अगर तू प्यार से नहीं देगा हमें कंपल्सरी एक्वायर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहते कंपल्सरी एक्विजिशन इज ए ट्रांसफर। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर भी करती है, वो भी किसमें कवर होगी? ट्रांसफर में। देखो कंपल्सरी एक्विजिशन इज ए ट्रांसफर। उसके बाद जी गवर्नमेंट कह रही है पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ जी, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी ट्रांसफर में कवर होगा। पोजेशन मींस क्या होता है कि अगर किसी घर की रजिस्ट्री नहीं हुई, मान लो पेमेंट हो चुकी है, रजिस्ट्री अभी बची हुई है, बट मैंने घर का पोजेशन दे दिया, तो घर का पोजेशन देना ही ट्रांसफर मान लिया जाता है। बस ये बात ध्यान देना। सर घर की रजिस्ट्री तो हुई नहीं, गवर्नमेंट कहती ना हुई हो, भाई अगर तुमने घर का पोजेशन दे दिया ना, अगर तुमने पोजेशन दे दिया हम ये मान लेंगे ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, 247 में ट्रांसफर में कवर है। उसके बाद जी अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपने ही मेंबर्स को अगर फ्लैट अलॉट करती है, उस अलॉटमेंट को भी हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसफर। और जीरो कूपन बॉन्ड की रिडम्पशन। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं जी? ये बात आपने क्लास में पढ़ी होंगी। जीरो कूपन बॉन्ड मींस क्या होता है? जीरो मींस जीरो, कूपन मींस इंटरेस्ट, बॉन्ड्स मीन बॉन्ड्स, मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिसपे इंटरेस्ट मिलता है जीरो, सारा पैसा मैच्योरिटी पर मिलता है। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर जीरो कूपन बॉन्ड की रिडम्पशन होगी उसको भी हम क्या मानेंगे? ट्रांसफर। उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो मुझे फटाफट से बोलो रही ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें ट्रांसफर में कवर होंगी। और एक लास्ट में और है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कि अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे ये कन्वर्जन भी ट्रांसफर बनेगा।
और इसका डिटेल में रिवीजन जो है ना एक सेक्शन 45(2) आगे जाके आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी बस ये ध्यान दो, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना वो भी एक ट्रांसफर है। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बोल दो रही, जितनी पूरी क्लास मेरे सामने बैठी है 2 मिनट के अंदर 45 सॉरी सेक्शन 247 की रिवीजन करके बताओ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं जी, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 247 में कौन कौन सी बातें ट्रांसफर में कवर है जल्दी बताओ, फिर मैं पूरी क्लास सुनूंगा कि 247 में क्या क्या आता है। सिर्फ 2 मिनट का टाइम है जी, जल्दी बताओ रही फटाफट से। अब मुझे फटाफट से बताओ रही सेक्शन 247 में क्या क्या आ रहा है। पहले तो ये बताओ ट्रांसफर की डेफिनेशन। जितने बड़े सारे बैठे हैं, जितने बड़े सामने बैठे हैं, आज मैं कह रहा हूं यूट्यूब वालों को भी यहां बुला ही लो जी। आज यूट्यूब वालों को भी दिखा दो हमारी फैमिली क्या जबरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं। जल्दी बोलो, ट्रांसफर की डेफिनेशन इंक्लूसिव है एग्जॉस्टिव है? इंक्लूसिव है जी। इंक्लूसिव मींस क्या है कि ट्रांसफर में यही कवर होगा या ये भी कवर होगा, ये भी कवर होगा। ठीक है ना, क्योंकि मींस वर्ड नहीं है, इंक्लूड्स वर्ड्स है। अब क्या क्या आएगा? सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, ये ट्रांसफर बन गया जी। फिर उसके बाद कंपलसरी एक्विजिशन, ये ट्रांसफर बन गया। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन, ये ट्रांसफर बन गया। जीरो कूपन बॉन्ड की रिडम्पशन, ये ट्रांसफर बन गया। कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे, ये ट्रांसफर बन गया। और फिर आपका एक पॉइंट और था, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका ये ट्रांसफर में कवर हो गया। ये सारी की सारी बातें आपके ट्रांसफर में कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब जाके कैपिटल एसेट में क्या आएगा वो हमने देख लिया, ट्रांसफर में क्या आएगा वो देख लिया, और अब जाके 45(1) हमारा पूरा हो चुका है जी। अब एक बार चेक करना जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखो ये क्या लिखा है, करक्स क्या निकल के आ रहा है, करक्स क्या आ रहा है जी। कैपिटल एसेट की ट्रांसफर से आने वाली इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। मैंने क्या लिखा है जी, कैपिटल एसेट की ट्रांसफर से आने वाली इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, उस प्रीवियस ईयर में होगी जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। पैसा रिसीव कब होगा ये मैटर नहीं करता। लो जी, अब जाके हम 45(1) को आहुति दे देते हैं, स्वाहा। अब जाके हमारा 45(1) रिवाइज हो गया जी, क्योंकि 45(1) ने 3 कंडीशन बोली थी। इनकम वो हमें पता है, ट्रांसफर हमने देख लिया, कैपिटल एसेट हमने देख लिया। अब जाके 45(1) हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब सुना ध्यान से, अब प्लीज ध्यान सुनना। अब ये 45(1) कंप्लीट करने के बाद ना, 45(1) कंप्लीट करने के बाद अगला मेरा पॉइंट आपसे ये है, सीधे होके बैठो जी, सीधे होके बैठो जल्दी। हेलो अंकल, सीधे होके बैठो। नालायक बच्चा ऐसे, मेरे को इतनी देर हो गई, मेरे को लगा बच्चा समझ रहा है, ऐसे कर रहा है ऐसे। नालायक, मुझे सो गया बच्चा तो ये। सीधे होके बैठो। पता मेरी आवाज इतनी तेज है, मुझे लगता है कानों में चुभती है। बच्चा सो कैसे सकता है? हे भगवान, ऐसे ऐसे बच्चे भी मार्केट में क्यों भेज दिए जो आंखें खोल के सोते हैं? चल, आंखें बंद करके सोने वाले बच्चे भगवान तुमने भेजे थे, आंखें खोल के सोने वाले बच्चे भगवान क्यों भेज दिए? ये मेरी क्लास में देख लो, आंखें खोल के सोने वाले बच्चे भगवान बैठे हैं। भगवान भी कह रहा है यार बात तो सही है। इधर देखो ध्यान से नालायक। अब मुझे सोच समझ के बोलना जी। 45(1) कंप्लीट हो गया। 45(1) में क्या था? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली। क्या आप में से कोई सिंगल बच्चा भी चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि 45(1) जो अभी हमने रिवाइज किया, 45(1) हमें क्या बताता है? ऐसे नहीं, चैट बॉक्स में लिख के बताओ 45(1) हमें क्या बताता है। बताओ रही 45(1) 45(1) जो है, 45(1) जो है हमें क्या बताता है? लो जी, बच्चों ने अपनी कलाकारी करने स्टार्ट कर दी। एक बच्चा कह रहा है चार्जिंग सेक्शन है, एक बच्चा कह रहा है कि 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, एक बच्चा कह रहा है कि सर ट्रांसफर और कैपिटल एसेट के बारे में बताता है। सब बच्चे अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और किसी बच्चे का भी सही आंसर नहीं है। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, एक बात मैंने सोच के बोलना, मैं 2 लाइनें आपके सामने बोलूंगा, इन दोनों लाइनों में सही लाइन कौन सी है ये आप मुझे बता देना, बस मुझे पता लग जाएगा 45(1) क्या बताता है। अभी जो हमने 45(1) रिवाइज किया, क्या 45(1) ये बताता है कि अगर कोई इनकम कैपिटल एसेट की ट्रांसफर से कमाओगे, अगर कोई इनकम कैपिटल एसेट की ट्रांसफर से कमाओगे, उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा ये बताता है, या कैलकुलेट कैसे होगा ये बताता है? मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, इधर देखो ध्यान से, मैं पूछ रहा हूं 45(1) क्या बताता है? 45(1) क्या ये बताता है कि अगर कोई इनकम कैपिटल एसेट की ट्रांसफर से आई है, उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा ये बताता है, या कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा?
सर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, ये बताता है 45(1). कैलकुलेट कैसे होगा 45(1) का मैटर नहीं है। मैं दौड़ा दौड़ा सेक्शन 45(1) के पास गया, मैंने सेक्शन 45(1) से पूछा, मैं कहा सेक्शन 45(1) उसने कहा हाँ क्या हुआ, मैं कहा ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, उसने कहा बात तो सही है। मैं कहा 45(1) एक बात बताओ यार, मैंने जो एसेट बेची है ना वो कैपिटल सेट है और सेल ट्रांसफर है, उस पर इनकम आ रही है, तो फटाफट से बताना कैपिटल गेन कितना आएगा। अब जब मैंने 45(1) से पूछा कि मुझे फटाफट से बताओ कैपिटल गेन कितना आएगा, 45(1) को गुस्सा आ गया, कह रहा हो हेलो मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरा काम ये है कि तुम्हारे ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। अब ये कैपिटल गेन टैक्स लगने के बाद कैलकुलेशन कैसे होगी, जाओ सेक्शन 48 के पास जाओ। तो जो मैं अगला सेक्शन रिवाइज करवाने जा रहा हूं दैट इज सेक्शन नंबर 48, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। इधर देखना ध्यान से, अब याद करो फटाफट से जी क्लास। अब मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा, थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा, क्यों, क्योंकि ये बातें अपने क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ी होंगी, बट ऐसा भी नहीं होगा सुपर फास्ट ले जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा, समझ में आएगा, मेरे वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। इधर सुना ध्यान से, सेक्शन 48 ये बात कहता है कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे। याद कर मैंने क्लास में करवाया था कि जब भी आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने होंगे, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि जो आप कैपिटल एसेट बेच रहे हो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म है। क्योंकि अगर कैपिटल गेन आपके शॉर्ट टर्म होंगे फिर तो नॉर्मल निकलेंगे, सेल प्राइस, याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था, सेल प्राइस माइनस कोआ माइनस में कोई माइनस में ईओटी कैपिटल गेन आ जाएगा। दोबारा बोलो कैसे निकलेगा, सेल प्राइस माइनस में कोआ माइनस में कोई माइनस में ईओटी कैपिटल गेन आ जाएगा। एक बार लास्ट टाइम बोलो कैपिटल गेन कैसे आएगा, सेल प्राइस माइनस में कोआ माइनस में कोई माइनस में ईओटी कैपिटल गेन आएगा अगर मेरी कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। और अगर वही मेरे गेन लॉन्ग टर्म है, वही जो मैंने एसेट बेची है अगर वो लॉन्ग टर्म है, तो उस केस में सेल प्राइस माइनस कोआ नहीं माइनस में आई कोआ, सेल प्राइस माइनस में कोई नहीं माइनस में आई कोई। बट ईओटी जो होगा वो सेम माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ईओटी वाले केस में कोई भी इन्फ्लेशन की बात नहीं होती, क्योंकि वो सेम टाइम पर खर्चा होता है जब आपने सेल की है, तो ईओटी माइनस करके यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा और यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। एक बच्चा कहता है यार एक बार वो अपना देना यार, थोड़ा सा वो हैंकी देना यार अपना सिर पे ना, वो थोड़ा सा बांध लूं क्योंकि मेरा सिर दर्द होने वाला है, अब कुछ बातें ऐसी ऐसी होंगी। ये लो ये लो, उस बच्चे ने सिर पे अपना पट्टी बांध ली, कह रहा अब मैं पकड़ के एक बार समझूंगा, सर एक बार दोबारा समझाना, उतारो नालायक इसको उतारो, हद हो गई, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट क्या है। सर मैंने सिंपल सी बात बोली है, अगर कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म होगा तो उसमें इंडेक्सेशन नहीं करना, अगर लॉन्ग टर्म होगा तो करना है, ये बात अपने क्लास के अंदर ही पढ़ी होगी, ये बात क्लास के अंदर आपने पढ़ी होंगी कि इंडेक्सेशन जो होता है, याद करो कैपिटल गेन में एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सेशन का, कि जब भी कैपिटल गेन निकालने होंगे उस केस में इंडेक्सेशन करना होता है। इंडेक्सेशन क्यों करते हैं, इसके लॉजिक हमने क्लास में डिस्कस किए थे कि मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन की वजह से रेट आते हैं, वो सारी बातें हम क्लास में कर चुके हैं, अब मैं उस मैटर पे नहीं जा रहा। सिर्फ अभी ये समझो कि जो आपने एसेट बेची है अगर वो शॉर्ट टर्म है तो कैपिटल गेन निकालो नॉर्मल, जितनी कॉस्ट है वही कॉस्ट माइनस करो, जो इंप्रूवमेंट कॉस्ट है वो इंप्रूवमेंट कॉस्ट माइनस करो, जो ट्रांसफर पे खर्चे हैं वही खर्चे माइनस करो, कैपिटल गेन निकाल दो। बट अगर वही कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसके कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। वो आप सब जानते हो, इंडेक्सेशन रेट आपको दिए होते हैं, आपको याद नहीं करने होते, आपको याद नहीं करने, बस आपको दो रेट याद करने हैं, एक तो 2001 और 2 का 100 होता है, और एक जो आपका इस ईयर का है वो आपका मेरे ख्याल से 301 है, 301, ये दो रेट याद करने हैं। बाकी जो भी इंडेक्स रेट होंगे वो ऑलवेज क्वेश्चन में दिए होते हैं, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब एमसीक्यूज करेंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कैपिटल गेन आपके शॉर्ट टर्म है तो कोआ मींस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कोई मींस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ईओटी मींस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, ये माइनस करोगे आप कैपिटल गेन आ जाएगा। और अगर वही लॉन्ग टर्म है तो आई कोआ मींस क्या होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, ये माइनस करके जो होंगे दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएंगे। अब एक बच्चा कह रहा है सर क्या आप हमें ये बता दोगे कि ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कब बनते हैं। अब आज की क्लास का मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूं वो यही है कि कब मेरी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होंगे और कब मेरे शॉर्ट टर्म होंगे। इधर सुना ध्यान से, ये सारी की सारी बातें आपकी सेक्शन नंबर 242A में लिखी हैं। सेक्शन 242A है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या पीरियड ऑफ होल्डिंग। मतलब आपकी एसेट शॉर्ट टर्म कब बनेगी और लॉन्ग टर्म कब बनेगी, वो सारी की सारी बातें यहां हैं। मैं ना इसको एक बार थोड़ा सा छुपाना चाहता हूं, इसको भी बताना नहीं चाहता।
पहले मैं एक बार खुद मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी क्लास के कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत क्लास ध्यान आ रही है। क्या इस YouTube फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्लास थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो? याद करो, आपने क्लास में किया था कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए 3 टाइम लिमिट होती हैं, 36 मंथ, 24 मंथ और 12 मंथ। कितनी टाइम लिमिट होती है? 36 मंथ, 24 मंथ और 12 मंथ। नॉर्मल केस में 36 मंथ होती है, दो केस में 24 मंथ होती है और 4 केस में 12 मंथ होती है। अब कई बच्चों के तो तोते उड़ गए, कह रहे हैं ये 24 महीने और 12 महीने, ये 2 केस और 4 केस, ये कौन कौन से हैं? इधर सुनो, ध्यान से ध्यान सुनना। अब गवर्नमेंट कह रही है कि पहली बात आप ये समझ लो, अगर कोई आपने एसेट 36 मंथ तक अपने पास होल्ड की है, उससे पहले ही आपने बेच दी, फिर तो गेन शॉर्ट टर्म है। अगर एसेट आपने 36 मंथ के बाद बेची है, उस केस में जो गेन होगा फिर वो लॉन्ग टर्म होगा। मतलब 3 साल तक शॉर्ट टर्म है, 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म है, पहली बात तो ये। बट 6 केस ऐसे हैं जहां पे 36 मंथ काउंट नहीं करेंगे। 4 केस में 12 महीने और 2 केस में 24 महीने। अब 12 महीने कौन से हैं? पहला लिस्टेड शेयर्स, पहला मैंने क्या बोला? लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उसके बाद जी यूनिट्स ऑफ बिजनेस, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और क्या हो गया? जीरो कूपन बॉन्ड हो गया। एक बार दोबारा बोलो, लिस्टेड सिक्योरिटी, उसके बाद यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड। इन 4 केस में 12 महीने हैं। और अनलिस्टेड, ध्यान से, अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग, उस केस में 24 महीने हैं। बाकी सब केस में 36 मंथ है। बच्चा कहता है सर एक बार दोबारा से, सर एक बार दोबारा बोल दो प्लीज, एक बार दोबारा बोल दो। एक बार नहीं, कई बार दोबारा बोलूंगा। पहले अपने दिमाग में ये डालो जी, 3 टाइम लिमिट है, 36 मंथ है, 24 मंथ है, 12 मंथ है। 36 मंथ हर केस में, नॉर्मली हर केस में होती है। 12 महीने 4 केस में होती है और 24 महीने 2 केस में होती है। 12 महीने लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड, इन 4 केस में 12 महीने हैं। अनलिस्टेड शेयर और लैंड और बिल्डिंग वाले केस में 24 महीने हैं। बाकी सब केस में 36 महीने हैं। देखो यहाँ पे एक बार, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल सेट है, उसको बेच के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, पता है हमें। अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म गेन आएगा, ये बात हमें पता है। अब देखना जी, अगर 36 मंथ या उससे कम के लिए होल्ड की है तो शॉर्ट टर्म है जी। अगर 36 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड की है तो लॉन्ग टर्म है। 6 केस छोड़ के देखो, 6 केस बाहर निकाल दिए। अब 6 केस में गवर्नमेंट कह रही है लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें 12 महीने उससे कम है तो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म है। और अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं और अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, उस केस में 24 महीने की टाइम लिमिट है और बाकी सब केस में 36 मंथ की टाइम लिमिट है। तो आपके सामने मैंने बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया हुआ है जी। इसको अपने, इस डायग्राम को अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में खुल गया और इसमें से क्वेश्चन बना हुआ, मैं गारंटी दे रहा हूं आप गलती नहीं कर सकते। ये डायग्राम आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि कहां 36 मंथ है, कहां 24 मंथ है और कहां आपका 12 मंथ है। अब इसके बेस पे ही पता लगेगा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कब बनेंगे। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो भैया इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, नॉर्मल कैपिटल गेन निकालेंगे। अगर लॉन्ग टर्म होगा तो हमें कॉस्ट को इंडेक्स करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर को इंडेक्स नहीं करेंगे और फिर कैपिटल गेन निकालेंगे। ठीक है जी। तो इससे ही हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व होंगे, कि उसके बिना हम क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते जी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा जी ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लो जी यहाँ पे, अब एक बार देख लो, ये एग्जाम्पल मैंने दिए हुए जी, ये एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं और मैं चाहता हूं ये एग्जाम्पल, एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना, पाप लगेगा अगर किसी ने देखा। मैं इसके आंसर छुपाना चाहता हूँ। बच्चा कह रहा है वो हमने देख लिया, मैंने पहले ही बोल दिया पाप लगेगा। ये क्वेश्चन आपने घर से खुद करके आना है, ये 2 क्वेश्चन आपने घर से करके आने हैं। ठीक है, और जो आंसर दिए हुए हैं मैं दोबारा बोल दूं नहीं, वो आंसर गलत है। पहली बात तो वो आंसर गलत है, गलती से भी उस पर विश्वास मत कर लेना। ठीक है, ये देखो जी, एसेट परचेज की है एग्जांपल 1 18 नवंबर 2004 को, एसेट आपने बेची है 18 अगस्त 2020 को। तो होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक काउंट करेंगे, पहले तो ये बताना है।
और फिर कैपिटल गेन किस ईयर में टैक्सेबल होंगे ये बताना है। ऐसे एसेट परचेज किया 15 दिसंबर 2004 को, बेची आपने है 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को। तो होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक काउंट करेंगे और कैपिटल गेन किस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होंगे। एक तो ये दो क्वेश्चन आपने घर से करके आने हैं। मैं दोबारा बोल दूं, अगर आपने आंसर देख लिए हैं, विश्वास उस पर मत करना, ये मत कहना कि सर मैं तो उसको देख लिया था। ठीक है जी। अब आपको इसको देख के मुझे पता लगेगा कि होल्डिंग पीरियड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया। एक तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, एक तो ये दो होमवर्क है। अब लिखो जी फटाफट से 10 क्वेश्चन लिखो जी, जल्दी लिखो फटाफट से। एग्रीकल्चर लैंड वाले, मुझे पता लगे ना आप रिवीजन कैसे कर रहे हो, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो। लो जी पहला क्वेश्चन, ये म्युनिसिपैलिटी है जी, ये म्युनिसिपैलिटी है हरियाणा की, इसके बीच में ये एग्रीकल्चर लैंड है जी, और इस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन है 8000। आपको बताना है ये कैपिटल एसेट है या नहीं है, ये एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है या नहीं है। अभी नहीं बताना, अभी नहीं। चैट बॉक्स में कोई बच्चा लिखेगा नहीं, आंसर कोई बच्चा लिखेगा चैट बॉक्स में, सबने लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। जब वीडियो खत्म हो जाएगी हर बच्चा ये 10 क्वेश्चन और वो 12 क्वेश्चन के आंसर लिखेगा जी, ताकि मैं देखूं मेरी फैमिली कितनी मेरा साथ दे रही है। सेकंड क्वेश्चन जी, ये म्युनिसिपैलिटी है मान लो यूपी की, इसके बीच में एक एग्रीकल्चर लैंड है और उसकी पॉपुलेशन है 1 लाख। आपको बताना है ये एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, ये म्युनिसिपैलिटी है जी, ये म्युनिसिपैलिटी है पंजाब की, इसके बीच में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, क्रॉस इसके बीच में नहीं है, इसकी पॉपुलेशन है 80,000 और इसके 1 किलोमीटर के बीच में आ रही है, 1 किलोमीटर के बीच में आ रही है और पॉपुलेशन है इसकी 20,000। ये एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है या नहीं है। फोर्थ, ये म्युनिसिपैलिटी है जी पंजाब की, एग्रीकल्चर लैंड म्युनिसिपैलिटी के बीच में नहीं है, पॉपुलेशन इसकी 80,000 है म्युनिसिपैलिटी की, एग्रीकल्चर लैंड इसके 1.5 किलोमीटर के बीच में आ रही है, 1.5 किलोमीटर, और इसकी पॉपुलेशन है 4 लाख। 4 लाख है जी, इसकी पॉपुलेशन 4 लाख है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो सही करके आओगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि सारे गलत कराओ। और मैं उम्मीद करता हूं अपनी फैमिली से, जो बच्चे कम से कम मेरे रेगुलर बैच लेके बैठे हैं, मैंने इस बार पूरी जान निकाल दी थी सर बैच में, ध्यान रखना गलती आपसे होनी चाहिए, बाकी बच्चों से भी गलती नहीं होनी चाहिए, और मैं आपसे तो ज्यादा उम्मीद करता हूं कि आपसे भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो बाकी बच्चे भी हैं, रिवीजन क्लास अगर आपने सही ढंग से सुनी है, आप भी गलती नहीं करके आओगे। एग्जाम्पल नंबर 5, ये म्युनिसिपैलिटी है जी, म्युनिसिपैलिटी है मान लो गुजरात की, इसके बीच में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है जी, इसकी पॉपुलेशन है 1 लाख, इसके 6 किलोमीटर में आ रही है और पॉपुलेशन है 12 लाख। पॉपुलेशन कितनी है, 12 लाख है जी। आपको बतानी है एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल सेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात की म्युनिसिपैलिटी है जी, इसके बीच में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, पॉपुलेशन है 1 लाख, और ये आपकी है जी 7 किलोमीटर में आ रही है, 7 किलोमीटर में, और पॉपुलेशन है मान लो 8 लाख। इस 7 किलोमीटर की पॉपुलेशन है 8 लाख। ये एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ये म्युनिसिपैलिटी है जापान की, जापान, ये म्युनिसिपैलिटी है जापान की, मान लो इस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन जो है 1 लाख है, ठीक है जी, और इसके 1 किलोमीटर में एग्रीकल्चर लैंड है, 1 किलोमीटर में है, और पॉपुलेशन है इस 1 किलोमीटर की 8000। सिर्फ और सिर्फ 8000 पॉपुलेशन है, 8000 पॉपुलेशन है इस 1 किलोमीटर की। आपको बताना है एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल सेट है या नहीं है।
ये म्युनिसिपैलिटी है हरियाणा की जी, इसके बीच में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, इसकी पॉपुलेशन है 8000, इस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन है 8000, इसके बीच में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, इसके 3 किलोमीटर में आ रही है, इसके 3 किलोमीटर में आ रही है, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो है जी 2 लाख। ये एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बनेगी या नहीं बनेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 8000 है, उसके 3 किलोमीटर में आ रही है, और इसकी पॉपुलेशन 2 लाख रुपए है, सॉरी 2 लाख पॉपुलेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9, ये म्युनिसिपैलिटी है हरियाणा की, इसके बीच में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, पॉपुलेशन इसकी है 60,000, एग्रीकल्चर लैंड 9 किलोमीटर में आ रही है जी, और पॉपुलेशन है 8 लाख, पॉपुलेशन 8 लाख है जी। क्या ये एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बनेगी नहीं बनेगी? क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये म्युनिसिपैलिटी है हरियाणा की ही है मान लो, इसके बीच में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, और इसकी पॉपुलेशन है 80,000, और ये हमारी आ रही है जी 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर के बीच में आ रही है। ठीक है जी, और इसकी पॉपुलेशन है जी मान लो 11 लाख। कैपिटल एसेट बनेगी या नहीं बनेगी? लो जी, ये 10 क्वेश्चन आपके साथ हैं जी, ये 10 क्वेश्चन और वो 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये 12 क्वेश्चन आपके होमवर्क है जी। अगर ये 12 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए ना, तो आप ये लगा लो जी 45(1) ये हमारा अच्छे से हो जाएगा। सेक्शन 214 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन ये हमने रिवाइज कर लिया। सेक्शन 247 ट्रांसफर की डेफिनेशन ये हमने रिवाइज कर लिया, और सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ये रिवाइज कर लिया, और सेक्शन 242 कैपिटल ए कि कब लॉन्ग टर्म बनेंगे कब शॉर्ट टर्म बनेंगे ये भी हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो ये सारी रिवीजन अगर कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आपके 12 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। ठीक है, तो बस आज हमें यही सेक्शन रिवाइज करने हैं। मैं आपसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, ये 12 क्वेश्चन हर बच्चा करे, हर बच्चा करे, चल हर बच्चा करे, कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा ना हो जिसको ऐसा लगे कि मैं ट्राई नहीं करूंगा सर। वो ना फिर एग्जाम, ध्यान रखना, फिर एग्जाम देने का फायदा नहीं है आपको। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, बट एग्जाम देने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम पास हो ही नहीं पाएंगे। और मैं कह रहा हूं यार, गलत है सही है करो तो सही, ताकि पता लगे कि हमारे कितने गलत है कितने, और हर बच्चा कमेंट बॉक्स में डाले, ताकि मुझे लगे यार कि कम से कम 400-500 जब कमेंट आए ना, तो मुझे लगे 400-500 बच्चा कम से कम देख रहा है, मेरे भी दिल को खुशी हो कि हाँ भाई रिवीजन क्लास इतने बच्चे देख रहे हैं। चाहे वो गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे मैं कम बच्चों के नाम ले रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम खुद को तो लगेगा कि मैंने आंसर डाला था और मेरे आंसर सही है। ठीक है जी, तो आपने एक बार ये सारी रिवीजन एक बार दोबारा से कर लेना। अगर किसी में डाउट है, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मींस ऐसा नहीं है सारे एमसीक्यूज करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मींस कि कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कॉस्ट कितनी लेते हैं, इंप्रूवमेंट कितनी लेते हैं, वो सारी की सारी बातें जो होंगी वो नेक्स्ट क्लास की रिवीजन क्लास में होंगी। तो नेक्स्ट क्लास की रिवीजन क्लास, नेक्स्ट क्लास जो रिवीजन क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, उसको गलती से मिस मत करना, वो कैपिटल गेन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बेस होगी जी। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे परसों फ्राइडे को जी, फ्राइडे को शाम को 7 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और कैपिटल गेन का चैप्टर अपनी तरफ से आप रिवाइज करके आ जाओ, ताकि जहां रिवीजन में दिक्कत हो, मतलब जहां खुद रिवीजन में दिक्कत हो, उसको यहां पे आप क्लियर कर लेना। और उम्मीद करूंगा आपको मजा आ रहा होगा सर रिवीजन क्लास में। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वाकई हम रिवीजन बढ़िया से कर रहे हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो ठोक देना जी, ठोक देना, बटन ठोक देना, लाइक का बटन ठोक देना। और अगर नहीं अच्छा लगे तो जो बच्चे डिसलाइक करते हैं वो करते रहे सर, वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, दोनों के कर्म में देखते हैं कौन कर्म जीतेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कर्म जीतेंगे, क्योंकि हम सच्चे दिल से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, खुशियां बांटते रहो, अच्छे इंसान बनो, किसी का बुरा मत बोलो और ना ही बुरा सुनो। बाय बाय जी, लव यू सो मच, बाय बाय।